अब श्योरिटी और पॉसिबिलिटी सीखने के बाद हमारे पास रह जाते हैं कंक्लूजन के थ्रू कुछ स्पेशल केसेस। इन स्पेशल केसेस के बिहाफ पे आपको कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलते हैं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर वही बात आ जाती है, प्रॉब्लम क्यों होती है? अंडरस्टैंडिंग की। ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं अभी तक, तो घबराओ मत, इसमें और भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और ये स्पेशल केसेस जो हम कंक्लूजन के थ्रू देखने वाले हैं, एक तो ये सेशन में देखेंगे और इसका अगले सेशन में भी देखेंगे, जो अगला हमारा कंसेप्ट लेक्चर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस सेशन में हम करेंगे ये डिस्कस कि डिफरेंस बिटवीन कैन नॉट एंड कैन नेवर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सुनिए ध्यान से, फिर देखेंगे क्वेश्चन किस किस लेवल के पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें कैन नॉट की, कैन नॉट का मतलब क्या होता है? हिंदी में बात करें तो कैन नॉट का मतलब होता है नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। और अगर हम यहां पर बात करें कैन नेवर की, तो इसका मतलब क्या है? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। राइटिंग थोड़ी मेरी फॉन्ट मतलब बेकार ही है, तो एडजस्ट कर लेना। कैन नॉट का मतलब है नहीं हो सकता, और कैन नेवर का मतलब क्या होता है? कभी हो ही नहीं सकता। अब ये कैन नॉट और कैन नेवर दोनों में कैन टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपको लगता होगा कि ये दोनों ही प्रोबेबल टर्म्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोनों ही प्रोबेबल टर्म्स हैं, पॉसिबिलिटी वाली, संभावना वाली। बट कैन नेवर क्या होता है कि कभी भी नहीं हो सकता, मतलब कि जो चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही वो कभी कर भी नहीं सकती। कहने का मतलब, अगर मैं इन दोनों चीजों का आपको रेफरेंस देके, एग्जाम्पल के थ्रू रेफरेंस देके एक चीज क्लियर करूं, ध्यान से समझना। मैं आपको एक वेन डायग्राम देता हूं कि सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। अगर मैं यहां पर आपको एक कंक्लूजन दूं कि सम ए कैन बी सी, क्या कुछ पोर्शन ए का सी हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी हमने क्या सीखा कि जिन दो चीजों में कोई भी रिलेशन या लिंक ना गिवन होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इसी के साथ साथ मैं आपको स्टेटमेंट का एक और सेट देता हूं। ये गिवन है, देखो कि सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, कि कुछ ए बी है और कोई भी बी जो है वो सी का पार्ट नहीं है। तो एक काम करते हैं, कंक्लूजन में सेम ही पूछूंगा, इस वाले के आंसर यहां मेंशन कर दूंगा, उस वाले के आंसर वहां मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में ये तो ट्रू है, और इस केस में ये भी ट्रू ही होगा, क्योंकि अगर कुछ पोर्शन ए का सी गिवन है, आपसे ये पूछा गया है, तो ये पोर्शन ए का ऐसा है जो सी हो सकता है। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिए अगला कंक्लूजन, इसके आंसर मैं ये मेंशन कर रहा हूं और इनके आंसर मैं ये मेंशन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास कंक्लूजन, सम ए कैन नॉट बी सी। ध्यान से समझते रहना कि कुछ पोर्शन ए का ऐसा है जो सी नहीं हो सकता। पहले बात करते हैं यहां पर, तो पॉसिबिलिटी में हमने सीखा है कि जिन दो चीजों के बीच में कोई भी कनेक्शन ना गिवन हो, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभावना हो सकती है। कुछ ए सी हो भी सकते हैं, तो कुछ ए सी नहीं भी हो सकते। तो सम ए कैन नॉट बी सी यहां पर क्या हो गया? ट्रू। हाँ ठीक है, कुछ पोर्शन ए का क्या पता सी ना हो सकता हो। पर अगर हम यहां पर बात करें सम ए आर बी एंड नो बी सी के केस में, सम ए कैन नॉट बी सी, के कुछ पोर्शन ए का सी नहीं हो सकता, क्या ये ट्रू है संभावना? तो ये संभावना क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि सिलोजिज्म का दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, कि जिस चीज की हमें ऑलरेडी विजिबिलिटी है या श्योरिटी है, या जो इंफॉर्मेशन हमें निश्चित रूप से गिवन है, मैं उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकता, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी सी का पार्ट है ही नहीं, और क्या नहीं होंगे। तो यहां पर आके ये कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। आई थिंक ये चीजें भी क्लियर होंगी। तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है? सम ए कैन नेवर बी सी। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है? सम ए कैन नेवर बी सी। तो पहले तो हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा सेंस बना के क्वेश्चन को समझिएगा कि कुछ ए ऐसे हैं
जो कभी सी हो ही नहीं सकते। कुछ सी ऐसे हैं जो सी का पार्ट कभी भी नहीं हो सकते, कैन नेवर, कभी हो ही नहीं सकते। क्या यहां पर ऐसी सेंस यहां पर आपको दिखी? अगर मैं यहां पर कंक्लूजन्स का ही रेफरेंस लूं, यहां पर तो हम सारे के सारे ए को ही सी का पार्ट बना सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी वैलिड है ना। पूछा क्या जा रहा है कि कुछ ए सी कभी हो ही नहीं सकते, दिखाओ ऐसा कौन सा पोर्शन ए का ऐसा है जो सी कभी नहीं हो सकता। क्या ये सिचुएशन वैलिड है? नहीं वैलिड। क्यों? क्योंकि यहां पर तो हम सारे ही ए को सी बना सकते हैं, ये कहता कभी भी नहीं हो सकते। ये कहां दिखाई दे रही है आपको चीज? तो ये कंक्लूजन यहां पर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बट यही चीज मैं यहां पर आके अगर आपको पूछता हूं कि कुछ पोर्शन ए का ऐसा है जो सी कभी भी नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा आपके पास? ट्रू कंक्लूजन। कौन सा पोर्शन? ये पोर्शन ए का ऐसा है जो सी कभी भी नहीं हो सकता। मतलब के कैन नेवर का मतलब यहां पर क्या हुआ है? ये पॉसिबिलिटी का पार्ट, कहीं ना कहीं कैन टर्म दे रहा है कि हो सकता, पॉसिबिलिटी टर्म आ गई ना। बट इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज अभी श्योरिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो कभी कर भी नहीं सकती। अगर मैं इसे मानता हूं फॉल्स इस केस में कि नहीं ये तो गलत है कि कुछ ए सी कभी भी नहीं हो सकते, अगर आप मानते हो नहीं ये गलत है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली कुछ ए सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते मतलब गलत, मतलब सारा ए सी हो सकता है, हम तो यही बोलेंगे फिर, तो ये गलत होगा ना। तो अगर चीज आपको डेफिनेट अमाउंट में नेगेटिव रिलेशन में अवेलेबल है तो कैन नेवर के केस में भी वैलिड मानी जाएगी। क्योंकि अगर आपको कुछ ए सी नहीं दिख रहे, श्योरिटी में ट्रू है, तो मैं जेन्युइनली तो बात कर रहा हूं, हाँ भाई ये वाला पोर्शन ए का ऐसा है जो कभी भी सी का पार्ट नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं जी ये गलत है इस केस में, मतलब आप इससे भी ए को सी का पार्ट बना सकते हैं। समझ में आ गई? तो श्योरिटी के अंदर हम इसे कंसीडर करेंगे। तो जब भी कैन नेवर की सिचुएशन है तो कैन नेवर का मतलब क्या होगा? किसी चीज का श्योरिटी में ही एग्जिस्ट ना करना, दैट इज कैन नेवर। ओके, चलो एक तो चीज हो गई ये। इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और भी क्लियर कर देना चाहता हूं। एक चीज हमें गिवन होती है, नो ए इज बी। एक चीज हमें गिवन होती है, ऑल ए आर नोट बी। ये सेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। एक है गिवन नो ए इज बी, एक गिवन है ऑल ए आर नोट बी। नो ए इज बी का मतलब क्या होता है? कोई भी ए जो है वो बी का पार्ट नहीं है। ऑल ए आर नोट बी का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे ए जो है वो बी का पार्ट नहीं है। अब ये देखते हैं ये सेम है या अलग अलग है। तो ये टोटली अलग अलग है। सुनिए कैसे। नो ए इज बी तो आपको क्लियर ही है कि कोई भी जो ए है वो बी का पार्ट नहीं हो सकते। बट ऑल ए आर नोट बी अगर आपको गिवन हो तो हम इसे ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे। अब ऑल ए आर नोट बी, मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूं एक, बस मेरी भावनाओं को समझना, ठीक है? स्टेटमेंट में मत जाना। ओके, अगर मैं आपको रूड वे से बात करता हूं, बहुत गुस्से से बात करता हूं आपकी क्लास में आके कि सारी की सारी क्लास ही पास नहीं है, गुस्से से बात कर रहा हूं टोटली रूड वे में, तो इसका मतलब क्या होगा? सारे फेल हैं, वे बंदा भड़का हुआ है, ये सारे ही पास नहीं हो तुम लोग, मतलब सारे के सारे फेल हैं। अगर मैं क्लास के अंदर आया, थोड़ा सा मैंने नरमाई दिखाई, पोलाइट वे में मैंने बोला भाई आज सारी क्लास पास नहीं है, मतलब कुछ पास हो सकते हैं, मतलब एक हिडन सेंस लेके आता है जो ये ऑल नोट वाला केस है। मतलब ये ऑल तो है ही है अपने आप में, साथ के साथ ये किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? हमेशा सम नोट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल का रेफरेंस देके क्लियर करता हूं। मेरे पास कुछ स्टेटमेंट का सेट है, मैं इसमें इंफॉर्मेशन देता हूं। ऑल ए आर बी, फिर मेरे पास गिवन है ऑल बी आर नोट ए, ठीक है? अब मैं इसे ड्रॉ करने वाला हूं, ये स्टेटमेंट का सेट गिवन है। हालांकि ऑल नोट कभी भी आपको स्टेटमेंट में नहीं आएगा, जस्ट ये चीज क्लियर करने के लिए कि हम इसे सम नोट क्यों ले रहे हैं जी, इसकी क्लियरिटी देने के लिए मुझे इनका रेफरेंस लेना पड़ रहा है। अब सुनो ध्यान से, आप ऑल ए आर बी तो ड्रॉ कर लोगे। अब आप कहते हैं ऑल बी आर नोट ए, जी ऑल बी आर नोट ए, जैसे ऑल ए आर नोट बी आप ये सोच रहे हो, तो ऑल बी आर नोट ए आप ऐसे ड्रॉ करोगे।
यही होगा ना, अगर मैं ये चीज ना क्लियर करता तो। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, सारे ए तो बी हैं, ये क्या कहता है, सारा पोर्शन बी का ए नहीं है। या हम ये ड्रॉ करते हैं, नो बी इज ए, कि कोई भी पोर्शन बी का ए नहीं है। अगर कोई भी पोर्शन बी का ए नहीं है तो कोई भी पोर्शन ए का भी बी नहीं है। अब सारा ए बी है भी सही और नहीं भी है ये भी सही है, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो गई? यहां पर सारे आप दिखा रहे हो ए बी का पार्ट है, यहां आप दिखा रहे हो कोई भी ए बी का पार्ट नहीं है। ये ए बी है भी सही और नहीं भी है, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो गई? तो मतलब ये चीजें स्टेटमेंट गलत हुई? नहीं। मैं आपका यहां पर कंक्लूजन की अगर स्टेटमेंट की अगर मैं आपको यहां बात करूं तो जो चीज हम ये ड्रॉ करते हैं ना, ये क्या करते हैं, नो बी इज ए के लिए, कि कोई भी पार्ट जो है वो बी का ए नहीं है। बट ये आपको नो बी इज ए थोड़ा गिवन किया है, मैंने क्या गिवन किया है, ऑल बी आर नॉट ए। तो इसकी थोड़ी सेंस समझ के चलिए कि अगर मैंने आपको गिवन कर दिया कि सारे ए जो हैं वो बी का पार्ट हैं, दैट इज ऑल ए आर बी, और आगे क्या गिवन है, सारे के सारे बी जो हैं वो ए का पार्ट नहीं है। तो कौन सा पोर्शन बी का ए का पार्ट नहीं है? जो ए से बाहर वाला पोर्शन है, मतलब ये पोर्शन बी का ऐसा है जो ए नहीं है। अगर यहां पर नो से रिलेटेड स्टेटमेंट होती, नो बी इज ए, तो वो स्टेटमेंट आपस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बट आपको क्या गिवन है, ऑल बी आर नॉट ए, कि सारे ए तो बी बन के बैठे हैं बट सारे का सारा बी जो है वो ए नहीं है। तो फिर कौन सा पोर्शन बी का ऐसा है जो ए नहीं है? जो ए के बाहर वाला पार्ट है पोर्शन बी का, वो जो है वो ए का पार्ट नहीं है। अब यहां देखो हमने फुल्ली पोर्शन डिफाइन किया नहीं ना, सम पोर्शन डिफाइन किया। समझ में आ गई बात? मतलब कि यहां पर सम पोर्शन जो है बी का ए नहीं है, वो उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो जो ऑल नोट का केस है वो हमेशा क्या होता है, हमारे पास सम नोट के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। इतनी बात ध्यान में रहेगी। या आप इसे रट सकते हो, जब भी आपको कोई भी ऑल नोट वाला कंक्लूजन अवेलेबल हो, जैसे ऑल पेंसिल्स आर नोट पेन्स, अगर ऐसा कुछ आ गया, ऑल पेंसिल्स आर नोट पेन्स, तो आप इसे लिख सकते हो सम पेंसिल्स आर नोट पेन्स, वो एक ही बात होगी। जैसे कि मैं इसी में ही कह देता हूं, अगर मैं इसी में ही आपको एक कंक्लूजन पुट करता हूं इस वाले में कि ऑल ए आर नोट सी, या इससे पहले मैं एक और कंक्लूजन दे देता हूं, ऑल सी आर नोट बी, कि सारे का सारा पोर्शन सी का बी नहीं है, वो तो आप ट्रू मान लोगे जी, बिल्कुल नहीं है, ये देखो सारा पोर्शन सी का बी नहीं है, दैट इज ट्रू, श्योरिटी में पूछ रहा हूं। तो अगर आपको पूछा जाए ऑल ए आर नोट सी, सारे के सारे पोर्शन जो है वो ए का पार्ट जो है वो सी नहीं है, ठीक है, सारे का सारा पोर्शन जो है वो ए का पार्ट सी नहीं है, क्योंकि सम ए आर नोट सी हमें अवेलेबल है। तो जो सम नोट का केस है हमेशा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, सॉरी ऑल नोट का जो केस है हमेशा वो क्या कंसीडर किया जाएगा, हमेशा सम नोट के इक्विवेलेंट। दैट ऑल ए आर नोट सी किसके बराबर माना जाएगा, सम ए आर नोट सी के केस में। समझ में आ गया? तो ऑल नोट हम इक्विवेलेंट लेते हैं किसके, सम नोट के, और जो कैन नेवर का केस होता है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, हमेशा श्योरिटी के। मतलब अगर हमें गिवन है सम ए कैन नेवर बी सी, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सम ए आर नोट सी, ये एक ही बात होगी। ठीक है, अब ना तो अकेला आपको ये पूछा जाएगा, ना अकेला आपको आर नोट पूछाएगा, ऑल आर नोट, इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन से कंक्लूजन बनता है। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। चलो, या मैं आपको इसका मीनिंग ही बता देता हूं, या आपको एक स्टेटमेंट गिवन हो ना, अब स्टेटमेंट का मीनिंग समझिएगा क्या है। अगर आपको एक स्टेटमेंट गिवन हो, ऑल ए कैन नेवर बी बी, या सी लिख लेते हैं, ऑल ए कैन नेवर बी सी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है और यही कंक्लूजन एग्जाम में पूछा जाता है। वो नहीं आएगा सम ए कैन नेवर बी सी, ऐसा नहीं पूछा जाता, या ऑल आर नोट, ऑल पेंसिल्स आर नोट ब्लैक, ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा। कंक्लूजन ये पूछा जाएगा। सुनिए ध्यान से, मैंने आपको कैन नेवर का केस क्या समझाया था, कि अगर आपको यहां पर अवेलेबल है सम ए आर बी एंड सम बी आर नोट सी, तो अगर आपको पूछा जाए सम ए कैन नेवर बी सी, कुछ पोर्शन ए का सी कभी भी नहीं हो सकता, तो वैलिड है, क्योंकि कुछ ए तो सी है ही नहीं, तो ये पोर्शन ए का ऐसा है जो सी कभी नहीं हो सकता। तो हमने इसे ट्रू क्यों माना था? क्योंकि हमें सम ए आर नोट सी जो है वो श्योरिटी में गिवन था, वो हमें डेफिनेट अमाउंट में अवेलेबल है कि कुछ ए तो सी का पार्ट है ही नहीं, तभी हमने कैन नेवर की सिचुएशन में उसे ट्रू माना।
तो मतलब जो कैन नेवर है वो हमेशा किसकी डिमांड करता है? श्योरिटी की डिमांड करता है। इतना क्लियर है? और श्योरिटी के अंदर कौन कौन से कॉपीलाज यूज होते हैं? इज एम आर। तो मतलब कि इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऑल ए आर नॉट सी। दो जो चीज श्योरिटी में ट्रू है तभी तो हम उसे कैन नेवर में ट्रू मान रहे हैं। तो मतलब मैं कैन नेवर को क्या लिख सकता हूं? आर नोट, अभी बताया था। और हमने ये भी देखा जो ऑल नोट का केस है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? सम नोट के। मतलब ऑल ए आर नोट सी को मैं क्या लिख सकता हूं? सम ए आर नोट सी, क्योंकि ऑल नोट हमेशा सम नोट के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो मतलब ये जो चीज है ना, ऑल ए कैन नेवर बी सी वाली, वो सम ए आर नोट सी के इक्विवेलेंट मानी जाती है। मतलब अगर ये कंक्लूजन आपको गिवन हुआ, जैसे गिवन होता है ऑल पेन्स कैन नेवर बी पेंसिल्स, तो उसे आप पता क्या बनाओ? सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स। अगर सम पेन्स आर नॉट पेंसिल्स आपका ट्रू है तो ऑल पेन्स कैन नेवर बी पेंसिल भी क्या होगा? ट्रू होगा। सिर्फ सेंस पे जाइएगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये कंक्लूजन आता है इसके अंदर कि ऑल ए कैन नेवर बी सी, सिर्फ सेंस को समझ लो कि सारे के सारे ए जो हैं वो सी कभी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो ए का सी है ही नहीं। इसकी वजह से सारे का सारा जो है पोर्शन ए का सी कभी भी नहीं हो सकता। मैंने क्या लॉजिक लगाया? क्योंकि कुछ पोर्शन ए का ऐसा है जो सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी। कुछ पोर्शन ए के ऐसे हैं जो सी नहीं है। इसकी वजह से ही कि सारे का सारा पोर्शन ए का सी कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी कैन नेवर का केस आए, ऑल कैन नेवर का केस आए, तो वो सम आर नोट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर ये चीज ट्रू है तो वो ये वाला कंक्लूजन जो इस सेंस में पूछा जाएगा वो भी ट्रू है। ठीक है, मैंने सेंस भी क्लियर कर दी, उनके मीनिंग भी बता दिए। प्रॉब्लम आए तो रिवाइंड करके जरूर देखो, एक बार फिर से समझो तसल्ली से, अकेले बैठ के सेंस को पकड़ो। बाकी क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यहां पर हमें क्वेश्चन कुछ गिवन है। क्या गिवन है? सम बाउल्स आर कप्स। कुछ बाउल्स जो हैं वो कप्स का पार्ट है। ऑल कप्स आर ग्लासेस। सारे कप्स जो हैं वो ग्लासेस बन के बैठे हैं। सम ग्लासेस आर प्लेट्स। कुछ ग्लासेस जो हैं वो प्लेट्स का पार्ट है। ऑल प्लेट्स आर यूटेंसिल्स। सारी प्लेट्स किसका पार्ट है? यूटेंसिल का। चलो, हमें वेन डायग्राम बना लिया हमने। तो पूछा क्या गया है? ऑल बाउल्स कैन नेवर बी यूटेंसिल्स। क्या सारी की सारी बाउल्स कभी यूटेंसिल नहीं हो सकती? क्या सारी बाउल्स कभी यूटेंसिल नहीं हो सकती? खुद बताओ। यहां तो हम सारे के सारे बाउल्स का यूटेंसिल का पार्ट बना सकते हैं, इसकी तो पॉसिबिलिटी है। कैन नेवर क्या कहता है? कि कभी हो ही नहीं सकता। मतलब अगर वो चीज अब नहीं है तो कभी होगी भी नहीं। क्या आपको वो चीज अब नहीं है ऐसा गिवन है? हमें तो बाउल और यूटेंसिल के बीच में कोई लिंक नहीं गिवन। और तो और पॉसिबिलिटी क्या कहती है? अगर दो चीजों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं गिवन देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहां तो आप सारे का सारा बाउल ही यूटेंसिल बना सकते हो। तो यहां पर कैन नेवर की सेंस क्या हो गई? फॉल्स हो गई। मोर ओवर अगर इसे दूसरे करने का तरीका बोलो तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, सम बाउल्स आर नॉट यूटेंसिल्स। कुछ बाउल्स ऐसे हैं जो यूटेंसिल्स नहीं है। क्या मुझे ऐसा दिखाई दिया? कौन सा हिस्सा बाउल का ऐसा है जो यूटेंसिल के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है? नहीं है ना विजिबल। अगर ये चीज विजिबल है, सही होती, तो ये कंक्लूजन भी ट्रू होता। जब ये चीज दिखी नहीं हमें तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आगे देखो, ऑल ग्लासेस कैन नेवर बी यूटेंसिल। क्या सारे ग्लासेस यूटेंसिल्स नहीं हो सकते? कभी हो सकते हैं ना। हम तो यहां पर सारे ग्लासेस को ही यूटेंसिल का पार्ट बना दे सकते हैं, बट इधर क्या आ गया? कैन नेवर, के कभी भी नहीं हो सकते। ऐसा थोड़ा है, यहां तो सारे ग्लासेस यूटेंसिल का पार्ट बन सकते हैं। मोर ओवर कुछ ग्लासेस तो ऑलरेडी यूटेंसिल्स हैं। तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे इधर? नाइदर वन नोर टू फॉलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर बेस्ड। सम कर्टेन्स आर पिल्लोज। सम कर्टेन्स आर पिल्लोज। ऑल पिल्लोज आर ब्लैंकेट्स। ऑल पिल्लोज आर ब्लैंकेट्स एंड ऑल ब्लैंकेट्स आर डोरमैट्स। कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल कर्टेन्स कैन नेवर बी ब्लैंकेट्स। क्या सारे कर्टेन्स कभी भी ब्लैंकेट्स नहीं हो सकते? क्या ये ट्रू है? ये फॉल्स है। पहली बात, कुछ कर्टेन तो ऑलरेडी ब्लैंकेट बन के बैठे हैं। तो अगर मैं इसे ट्रू मान देता हूं, ये बुरा मान जाएंगे फिर कि हमें क्यों बाहर निकाल दिया। ठीक है, मोर ओवर हम तो सारे के सारे कर्टेन को ब्लैंकेट का पार्ट बना सकते हैं, बट ये श्योरिटी मांग रहा है कि कभी हो ही नहीं सकते। क्या वो कभी भी नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो ये पॉसिबिलिटी क्या जो हुई कैन नेवर के केस में गलत हो गई।
ऑल डोरमेट्स बीइंग कर्टेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डोरमेट जो हैं वो कर्टेन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कुछ डोरमेट ऑलरेडी कर्टेन का पार्ट हैं तो ये वाला पोर्शन भी तो हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी वैलिड है, इसलिए आंसर क्या मार्क करेंगे यहां पर? ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है जी, बहुत आसान है ऑल कैन नेवर का केस। और एक आधा क्वेश्चन जो है या कंक्लूजन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका रेलवे का है, एसएससी का है, चाहे बैंकिंग का है। बैंकिंग का तो 5 का सेट आता है, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कैन नेवर एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट, ऑल लेग्यूम्स आर पल्सेस, सम पल्सेस आर ग्रेन्स एंड नो ग्रेन इज अ क्रॉप, कोई भी ग्रेन जो है वो क्रॉप का पार्ट नहीं है। देखो फिर से कंक्लूजन, ऑल लेग्यूम्स आर पल्सेस, क्या सारे लेग्यूम्स पल्सेस हैं? ये हो गया गलत, क्योंकि जब भी आपको कोई भी स्टेटमेंट रिपीट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, क्या आपने कुछ कंक्लूड किया? जी भाई वो तो ऑलरेडी चीज गिवन थी, हमें दोबारा क्यों दे दी? तो ये कुछ कंक्लूड होने वाली चीज नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ऑल पल्सेस कैन नेवर बी क्रॉप्स, ये सारे के सारे पल्सेस जो हैं, सारे के सारे पल्सेस जो हैं वो क्रॉप से नहीं हो सकती। क्या ये सही बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकती। सारा पल्सेस जो है वो क्रॉप्स कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ पल्सेस तो क्रॉप्स हैं ही नहीं। ये पोर्शन पल्सेस का ऐसा है जो क्रॉप्स है ही नहीं, इसकी वजह से सारे का सारा पल्सेस जो है वो क्रॉप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें ऑलरेडी अवेलेबल था सम पल्सेस आर नॉट क्रॉप्स। सम पल्सेस आर नॉट क्रॉप्स, ये चीज सही है, इसकी वजह से सारा पल्सेस का पोर्शन जो है वो क्रॉप्स कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये कंडीशन भी क्या है? ट्रू है। अब देखो ये चीज वैलिड है तभी हम इसको वैलिड मान रहे हैं ना, तो आप हमेशा इस कंक्लूजन को इसके इक्विवेलेंट बना सकते हो। इतनी क्लियरिटी मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरा हिंदुस्तान घूम लो कोई भी नहीं देगा। समझ में आ गई बात? इससे ज्यादा आसानी से आपको कोई भी नहीं समझा सकता, ये मेरी गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। तो यहां पर आंसर क्या मार्क करेंगे हम? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। सिर्फ दूसरे कंक्लूजन निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, यह सही है। नेक्स्ट एक और देख लो, सम रेशोज आर परसेंटेज, सम रेशोज आर परसेंटेज, ऑल परसेंट आर फ्रैक्शंस, नो फ्रूट इज अ परसेंट। नो ये फ्रैक्शन है, नो फ्रूट इज अ परसेंट। अब देखो डायरेक्ट क्रॉस आपको परसेंट और फ्रूट के बीच में गिवन है, ठीक है। चलो, ऑल रेशोज कैन नेवर बी परसेंट, क्या सारे रेशो कभी परसेंट नहीं हो सकते? क्या सारे रेशोज कभी परसेंट नहीं हो सकते? क्या ये वैलिड है? नहीं। यहां तो कुछ रेशो, पहली बात तो ऑलरेडी परसेंट बन के बैठे हैं, तो ऑल की कहां से बात होगी? मोर ओवर मैं है सारा पोर्शन ही रेशो का परसेंट बना सकता हूं, बट ये श्योरिटी वाली टर्म है कैन नेवर, कहता कभी भी नहीं हो सकते, वो तो हमेशा हो सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल फ्रैक्शंस बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा फ्रैक्शन का पार्ट फ्रूट हो सकता है? ये भी गलत हो गया। क्यों? अगर फ्रैक्शन फ्रूट बना तो वो परसेंट को भी किसका पार्ट बना देगा? फ्रूट का। बट कोई भी फ्रूट तो परसेंट है ही नहीं, तो जैसे ही फ्रैक्शन फ्रूट बना तो उसने परसेंट को भी फ्रूट का पार्ट बना दिया। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इसलिए ये पॉसिबिलिटी फॉल्स हो गई। आंसर क्या मार्क करेंगे? नाइदर नोर। अगर इधर होता ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट कैन नेवर बी फ्रूट, तो ट्रू है कि सारे के सारे फ्रैक्शन कभी भी फ्रूट नहीं हो सकते। जी बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन फ्रैक्शन का ये वाला ऐसा है जो फ्रूट का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी कंडीशंस थी हमारे पास किस केस में? कैन नेवर के केस में। बहुत ईजी है जितनी भी हमने एग्जांपल की है।